1990 से 1996 के बीच महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से एक दो नहीं बल्कि दर्जनों छोटे बच्चे अचानक गायब होने लगे। कोई मंदिर के बाहर से लापता हुआ तो कोई बस स्टैंड से उठा लिया गया, कोई रेलवे स्टेशन की भीड़ में अपने माँ बाप का हाथ छोड़ते ही हमेशा के लिए गायब हो गया। पुलिस हर केस को अलग अलग मिसिंग रिपोर्ट्स मानती रही, लेकिन 1996 में जब इन सभी फाइलों को एक साथ रखा गया तो पता चला कि इन बच्चों के पीछे दो सगी बहनें थीं। अदालत ने दोनों को कई बच्चों की किडनैपिंग और 5 मासूम बच्चों की हत्या का दोषी माना। सबसे डराने वाली बात यह थी कि दोनों बच्चों को मारने के लिए किडनैप नहीं करती थी, उन्हें जिंदा रखना ही इनके प्लान का हिस्सा था। आखिर क्यों, यही जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट का शो क्राइम सीन। उन्नीस में महाराष्ट्र पुलिस के पास एक ऐसी शिकायत पहुंची जिसने अगले कुछ महीनों में 6 साल पुराने दर्जनों मिसिंग केस दोबारा खुलवा दिए। शिकायत एक 9 साल की बच्ची क्रांति के किडनैपिंग की थी। उसकी मां प्रतिभा ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी को कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने जिन लोगों पर शक जताया वो कोई अजनबी नहीं थे। शिकायत सीधे उसी परिवार के खिलाफ थी जिसके साथ उनका पुराना विवाद चल रहा था। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक पारिवारिक मामला समझा, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी मामला उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। पुलिस को पता चला कि जिन लोगों के नाम शिकायत में हैं उनका पुराना रिकॉर्ड पहले से चोरी और पॉकेटमारी के मामलों से भरा हुआ है और यहीं से इन्वेस्टिगेशन एक नया मोड़ ले लेती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने उन लोगों का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाया और इसके साथ ही अलग अलग जिलों के पुराने मिसिंग केसेस भी मंगवाए। पुणे, नासिक, कोल्हापुर, मुंबई और ठाणे से बच्चों के गायब होने की फाइल्स एक एक करके टेबल पर रखी गई। शुरुआत में हर केस अलग दिखाई देता था, अलग शहर, अलग फैमिली और अलग डेट। लेकिन जब पुलिस ने इन सभी मामलों को एक साथ जोड़कर देखा तो एक ऐसा पैटर्न सामने आया जिसे पहले किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। ज्यादातर बच्चे भीड़ भाड़ वाली जगहों से गायब हुए थे, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या मेले, और लगभग हर बच्चा 5 साल से कम उम्र का था। अब पुलिस को पहली बार शक हुआ कि ये अलग अलग मिसिंग केसेस नहीं है बल्कि एक ही गैंग का काम हो सकता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक नाम बार बार सामने आता है, अंजना बाई गावित। पुलिस रिकॉर्ड में वो कोई नई अपराधी नहीं थी, उसके खिलाफ चोरी, पॉकेटमारी और चेन स्नैचिंग के कई केसेस पहले से दर्ज थे। भीड़ में चोरी करना उसके लिए रोजमर्रा का काम था। उसके साथ अक्सर उसकी 2 बेटियां भी दिखाई देती थी, बड़ी बेटी रेणुका और छोटी बेटी सीमा। इन दोनों ने बचपन से अपनी मां के साथ वही जिंदगी देखी थी, मंदिरों की भीड़, बस स्टैंड की अफरा तफरी और मौका मिलते ही चोरी, और फिर पुलिस के आंखों के सामने से गायब हो जाना। धीरे धीरे माँ जो करती गई वही दोनों बेटियां भी सीखती चली गईं। समय बीता और रेणुका की शादी किरण शिंदे से हो गई, लेकिन शादी के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। पुलिस के मुताबिक किरण भी धीरे धीरे इस गैंग का हिस्सा बन गया। वो अलग अलग शहरों तक गाड़ी चलाकर ले जाता था और चोरी के बाद कई बार बाहर इंतजार करता था। उस वक्त तक इन लोगों का मकसद सिर्फ चोरी करना था। भीड़ में घुसते थे, मौका देखते थे, पर्स या चेन चुरा लेते थे और तुरंत वहां से भाग जाते थे। लेकिन इस काम में एक दिक्कत बार बार सामने आ रही थी। कई बार चोरी करते हुए लोग इन्हें पकड़ लेते थे, भीड़ जमा हो जाती थी और मारपीट होती थी और हर बार किसी तरह जान बचाकर निकलना पड़ता था। अब 1990 में पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में कुछ ऐसा ही हुआ। मंदिर में भारी भीड़ थी। रेणुका अपनी गोद में छोटे बच्चे आशीष को लेकर वहां पहुंची थी। उसने एक महिला का पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार लोग सतर्क थे। कुछ ही सेकंड्स में उसे पकड़ लिया जाता है और आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी रेणुका अपनी गोद में मौजूद बच्चे को कसकर पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब अचानक पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। लोगों का ध्यान चोरी से हटकर बच्चे पर चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे के सामने मारपीट करना गलत है और इसी बहस का फायदा उठाकर रेणुका वहां से निकलने में कामयाब हो गई।
पुलिस के मुताबिक उसी दिन मंदिर से लौटने के बाद अंजना बाई, रेणुका और सीमा ने एक ऐसी बात समझी जिसने आगे चलकर दर्जनों परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर गोद में छोटा बच्चा हो तो भीड़ जल्दी शक नहीं करती और अगर पकड़ भी ले तो एक माँ समझकर छोड़ देती है। लेकिन अपना बच्चा हर चोरी में साथ ले जाना आसान नहीं था। तभी तीनों एक नया प्लान बनाते हैं, ऐसा प्लान जो अगले 6 महीने तक महाराष्ट्र पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो चोरी करने के लिए अपने बच्चों का नहीं, दूसरों के बच्चों का इस्तेमाल करेंगी। 1990 में चतुर्श्रृंगी मंदिर की उसी घटना के बाद तीनों ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि बच्चों को उठाया कैसे जाए। अपना बच्चा हर वक्त साथ रखना मुमकिन नहीं, इसलिए उन लोगों ने ऐसे परिवारों को निशाना बनाना शुरू किया जहां छोटे बच्चों पर एक पल के लिए भी नजर हट सकती थी। पुलिस के मुताबिक मंदिर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन इसके लिए सबसे आसान जगह थी। यहाँ पर हर वक्त भीड़ रहती थी, लोग सामान संभालते थे, टिकट लेते थे या भगवान के दर्शन में बिजी, और बस उतने ही कुछ सेकंड्स उनके लिए काफी थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगस्त 1990 में तीनों कराट के एसटी बस स्टैंड पहुंचे। वहां उनकी नजर करीब 1.5 साल के एक बच्चे पर पड़ी। उसका नाम था संतोष। उसके माँ बाप बस स्टैंड के आसपास भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। पुलिस के मुताबिक जब दोनों कुछ देर के लिए दूसरी तरफ देखने लगे तभी संतोष को गोद में उठाकर वहां से ले जाया गया। और जब परिवार मुड़कर पीछे देखता है तो उनका बेटा गायब। पहले उन्होंने पूरे बस स्टैंड पर उसे ढूंढा, फिर आसपास बैठे लोगों से पूछा। कुछ लोगों ने उधर उधर देखने की सलाह दी, लेकिन जितना समय बीतता गया उतना साफ होता गया कि संतोष भीड़ में तो नहीं खोया था, कोई उसे अपने साथ लेकर जा चुका था। लेकिन उस वक्त तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि संतोष के साथ क्या होने वाला है। पुलिस के मुताबिक उसे किसी फिरौती के लिए नहीं उठाया गया था, उसे बेचने के लिए भी नहीं उठाया गया था, बल्कि उसको जिंदा रखने की वजह कुछ और थी। अगले कई दिनों तक संतोष हर जगह उन्हीं लोगों के साथ दिखाई देता रहा। अब वो जहां भी चोरी करने जाते वो उनकी गोद में होता। अगर किसी को शक होता तो बच्चा तुरंत उनके बचाव का सबसे बड़ा जरिया बन जाता। भीड़ के सामने उसे अपना बेटा बताया जाता और अगर लोग घेर ले तो उसे गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया जाता। कई बार जानबूझकर उसे रुलाया भी जाता ताकि लोगों का ध्यान चोरी से हट जाए। पुलिस का कहना था कि यही उनका नया तरीका बन गया था। बच्चा चोरी का हिस्सा नहीं था, लेकिन चोरी को सफल बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। पुलिस के मुताबिक संतोष कई दिनों तक इसी तरह उनके साथ अलग अलग जगहों पर जाता रहा, लेकिन समय के साथ एक नई समस्या सामने आने लगी। छोटा बच्चा हर वक्त चुप नहीं रह सकता। वो रोता था, बीमार पड़ता था और कभी कभी अनजान लोगों को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता था। और अब वही बच्चा जिसने कई बार उन्हें भीड़ से बचाया था, धीरे धीरे उनके लिए खतरा बनने लगा। पुलिस ने बताया कि कुछ समय बाद तीनों कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे और यहाँ भी चोरी की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर लोगों को शक हो गया। मंदिर परिसर में अफरा तफरी मची और पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान अंजना बाई ने संतोष को जोर से जमीन पर पटक दिया। बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। किसी तरह तीनों वहां से निकलकर भाग गईं, लेकिन संतोष लगातार रो रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। अब उनके सामने बस वही सवाल था जिससे बचने के लिए उन्होंने उसे किडनैप किया था। अगर उसे हॉस्पिटल ले जाती तो उसकी पहचान खुल जाती और अगर उसे कहीं छोड़ देती तो पुलिस तक पहुंचने का खतरा था। और इसी के बाद पुलिस के मुताबिक तीनों ने सबसे खौफनाक फैसला किया। उन्होंने संतोष की हत्या कर दी और बाद में उसकी बॉडी को कोल्हापुर के एक ऑटो वर्कशॉप के पास फेंक दिया। उस वक्त ये सिर्फ एक बच्चे की मौत लग रही थी। किसी पुलिस ऑफिसर को ये नहीं पता था कि यही इस गैंग का पहला साबित होने वाला मर्डर है। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि संतोष की मौत के बाद ये तीनों रुकी नहीं। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि अगर एक बच्चा गायब हो सकता है और किसी को सच्चाई का पता नहीं चलता तो यही तरीका बार बार दोहराया जा सकता है। संतोष की हत्या के बाद तीनों ने अपना तरीका नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो सिर्फ उनके हौसले, जो अब और बढ़ गए थे। जांच में सामने आया कि अब वो अलग अलग शहरों में जाकर ठीक उसी तरह छोटे बच्चों को निशाना बनाती रहीं। मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और मेले, जहां भी भीड़ ज्यादा होती वहां उन्हें अपना अगला शिकार मिल जाता और हर बार तरीका लगभग एक जैसा रहता। माँ बाप का ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए जहां हटा वहां बच्चा गायब और उसके कुछ देर बाद ऐसा लगने लगता जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। पर इसी के साथ पुलिस के पास एक के बाद एक मिसिंग रिपोर्ट्स आती रही।
लेकिन कभी उन्हें ये नहीं समझ आया कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही गैंग काम कर रहा है। 1992 से 1995 के बीच कई बच्चे इस तरह गायब हुए। कुछ बाद में जिंदा मिल गए, लेकिन कई कभी अपने परिवार तक वापस नहीं पहुंचे। अदालत में पेश रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन्हीं मामलों में पिंकी, श्रद्धा, गौरी और पंकज जैसे बच्चों के नाम सामने आए और इन सभी मामलों में तरीका लगभग एक जैसा था। पहले किडनैपिंग, फिर कुछ समय तक बच्चों का इस्तेमाल और जब वही बच्चा उनके लिए खतरा बनने लग जाए तो उसकी हत्या। यही पैटर्न बाद में इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी बना, क्योंकि अलग अलग शहरों में हुई अलग अलग घटनाओं के बावजूद अपराध करने का तरीका हर बार एक जैसा। जांच में सामने आता है कि बच्चों को अपने साथ रखने के दौरान उन्हें नए नामों से बुलाया जाता था। कई बार आसपास के लोगों से कहा जाता था कि बच्चा उनका अपना है, और अगर कोई ज्यादा सवाल पूछता तो जगह बदल दी जाती। यही वजह थी कि पुलिस को लंबे समय तक किसी एक शहर में इनके खिलाफ लगातार शिकायतें नहीं मिली। एक घटना पुणे में होती तो अगली नासिक में, फिर कोल्हापुर में या मुंबई में, और हर बार पुलिस अलग अलग थाने की सीमा में जांच करती रहती, और इसी वजह से ये पूरा पैटर्न कभी नजर में आया ही नहीं। लेकिन जितनी तेजी से ये अपराध बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से इनके अंदर लापरवाही भी आने लगी थी। बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि उन्हें यकीन हो चुका था कि पुलिस कभी भी इन मामलों को जोड़ नहीं पाएगी, और यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। 1995 में 9 साल की क्रांति की किडनैपिंग का केस सामने आता है। ये बाकी मामलों से अलग था, क्योंकि इस बार शिकायत किसी अनजान परिवार की तरफ से नहीं, बल्कि उसी परिवार से जुड़े लोगों की तरफ से आई थी जिनसे अंजना बाई का पुराना विवाद था। क्रांति की मां प्रतिभा ने पुलिस के सामने जिन लोगों के नाम लिए, उनसे जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने उन नामों का पुराना रिकॉर्ड्स निकाला, चोरी के पुराने केसेस सामने आए और अलग अलग शहरों में इनकी मौजूदगी की जानकारी सामने आई। इसके बाद ऑफिसर्स ने फैसला किया कि अब सिर्फ क्रांति के केस की जांच नहीं होगी, पिछले कई सालों में गायब हुए बच्चों की फाइल्स को भी दोबारा खोला जाएगा, और इस उम्मीद के साथ कि शायद वो एक ही कहानी के पार्ट्स हों। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। कुछ गवाह सामने आए, पुराने रिकॉर्ड्स मिले और अलग अलग शहरों से मिली इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के बाद पुलिस ने रेणुका, सीमा और अंजना बाई पर नजर रखनी शुरू कर दी, और इसके बाद आखिरकार नवंबर 1996 में तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ जाती हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी सबसे मुश्किल काम बाकी था। पुलिस को अदालत में साबित करना था कि 6 साल के दौरान अलग अलग शहरों में हुए इन अपराधों के पीछे यही लोग थे। और इस पूरे केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेणुका के अपने पति किरण शिंदे ने पुलिस के सामने बयान देने का फैसला किया। नवंबर 1996 में रेणुका, सीमा और अंजना बाई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि 6 साल पुराने इन केसेस को अदालत में कैसे साबित किया जाए, क्योंकि कई बच्चों की तो बॉडी कभी मिली ही नहीं थी, कई गवाहों को घटनाएं ठीक से याद नहीं थी, और अलग अलग शहरों में दर्ज केसेस को एक साथ जोड़ना आसान नहीं था। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस का ध्यान रेणुका के पति किरण शिंदे पर जाता है, और शुरुआत में वो भी इस केस में आरोपी था, लेकिन बाद में उसने सरकारी गवाह बनने की सहमति दे दी। इसके बाद पहली बार पुलिस के सामने इस पूरे गैंग के काम करने के तरीके की अंदरूनी इंफॉर्मेशन मिल गई। किरण के बयान, अलग अलग गवाहों की गवाही और दूसरे एविडेंस को जोड़कर पुलिस ने अदालत के सामने पूरी कहानी रख दी। कोल्हापुर की सेशंस कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कई गवाह और डॉक्यूमेंट्स पेश किए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पूरे मामले की जिम्मेदारी अंजना बाई पर थी और दोनों बहनों को झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन अदालत ने उपलब्ध एविडेंस और गवाहों के आधार पर इस दलील को स्वीकार नहीं किया, और आखिरकार 28 जून 2001 को सेशंस कोर्ट ने रेणुका शिंदे और सीमा गावित को कई किडनैपिंग और 6 मर्डर केसेस में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी। मामला इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने एक मर्डर के मामले में सबूत पर्याप्त न होने की वजह से दोनों को बरी कर दिया, लेकिन बाकी 5 मर्डर और कई किडनैपिंग के मामलों में कन्विक्शन को बरकरार रखा, यानी मौत की सजा भी कायम रही। इसके बाद दोनों बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। इसके बाद दोनों ने मर्सी पिटीशन भी फाइल की, लेकिन उस पर फैसला आने में कई साल लग गए, और इसी देरी को आधार बनाकर उन्होंने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दया याचिका पर हुई अनएक्सपेक्टेड देरी को देखते हुए मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।
महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया था कि दोनों अपनी पूरी नेचुरल लाइफ जेल में बिताएंगी और उन्हें किसी पैरोल का लाभ नहीं मिलेगा। जिसके बाद आज रेणुका शिंदे और सीमा गावित पुणे की यरवड़ा जेल में बंद हैं। अदालत ने उन्हें कई बच्चों की किडनैपिंग और 5 मासूम बच्चों की हत्या का दोषी माना है। लेकिन इस पूरे केस की सबसे दर्दनाक बात सिर्फ ये नहीं है कि 2 सगी बहनों ने इतने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया, बल्कि सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन बच्चों में से कई के परिवार आखिरी वक्त तक यही सोचते रहे कि शायद उनका बच्चा एक दिन वापस लौट आएगा। और बल्कि कुछ को तो कभी ये नहीं पता चला कि जिस दिन उनका बच्चा भीड़ में गायब हुआ था, उसी दिन उसकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे और साउंड पर हैं आदेश जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट।